हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक पुरी, सीनियर डायरेक्टर कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरैसिक सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली, आप लोग के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहता हूँ। हमारी मैक्सिमम सर्जरी जो होती हैं वो बाईपास सर्जरी होती हैं, जिनको हम बीटिंग हार्ट पे करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो अक्यूट एमआई के बाद, हार्ट अटैक्स के बाद हमारे पास आते हैं और उनका जो हार्ट का पंपिंग है, इजेक्शन फ्रैक्शन, वो भी काफ़ी कम हो चुका होता है और 15 से 20% वाले भी हम लोग बीटिंग हार्ट पे बाईपास करते हैं और उनको गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी ऑप्टिमाइज़ करके और फिर सर्जरी करके और बाद में उसको हम मेटिकुलसली फॉलोअप में रखते हैं ताकि उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा रहे। इसके साथ साथ मुझे थोरैसिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज भी करता रहता हूँ और वैसा ही एक इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास एक दिन इमरजेंसी में एक महिला आए जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे। उनका जो सांस था काफ़ी उखड़ा हुआ था और वो काफ़ी टाइम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे भी थे और उसके बावजूद उनकी सैचुरेशन जो थी वो 80 से लेके 85% के आसपास रह रही थी। और इनका जब हमने हिस्ट्री लिया तो फिर पता चला कि इनको 2019 में कैंसर डायग्नोज हुआ था ब्रेस्ट का, और वो जिस टाइम डायग्नोज हुआ उस टाइम वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था और सर्जरी के लिए सूटेबल नहीं थे। और फिर उनको जो है इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हुई, बीच में कीमोथेरेपी भी हुई, फिर उनका रेडियोथेरेपी भी मिली और ऑलरेडी वो जो उनका कैंसर था वो ब्रेस्ट के अलावा बोन्स में भी फैल चुका था और वो 3-4 साल से कॉन्स्टेंटली ट्रीटमेंट ले रहे थे। पिछले 4 महीने से उनका जो है सांस काफ़ी उखड़ने लगा, तो फिर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहाँ पे ये पाया गया कि उनका एक साइड का फेफड़ा जो है वो कोलैप्स हो चुका है और पूरा जो है वो उससे फ्लूइड से भर गया था। तो उसमें एक्सरे में जो था फेफड़ा कोलैप्स दिख रहा था और उसमें उन्होंने पहले उसको टैप किया और फिर वो 2-3 बार टैप करने के बाद भी जब वो उनको रिलीफ नहीं हुआ और उनका सांस काफ़ी उखड़ता था और उनको कॉन्स्टेंटली जो है बाईपैप की या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही थी। फिर उनको पिगटेल कैथेटर डाल के भी उसको खाली करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो रिलीफ नहीं हुआ। तो उसके बाद वो डे बाय डे वर्सन होती गई उनकी कंडीशन। तो जब हमारे पास आए तो उस टाइम काफ़ी वर्स कंडीशन थी, ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स थे और एनवेचे क्लास 4 डिस्निया हो रहा था, मतलब कि लेटे हुए भी, रेस्टिंग कंडीशन में भी वो सांस नहीं ले पा रहे थे और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से भी उनका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। फिर हमने उनका एक्सरे देखा और फिर उनका सीटी स्कैन किया। तो सीटी स्कैन में जो राइट साइड का लंग था वो टोटली कोलैप्स था और उसमें ऊपर तक पूरा जो राइट साइड में पानी भरा हुआ था और उसमें जो है बीच बीच में लॉकुलेशन सी दिख रही थी। तो उसमें इनिशियली चेस्ट ट्यूब डाला गया, लेकिन उसमें 400 ml के करीब फ्लूइड निकला और जो कि थोड़ा ब्लड स्टेन था और बाकी लॉकुलेशंस के खाने बन चुके थे और वो फ्री फ्लूइड नहीं था, इसलिए वो बाकी का ड्रेन नहीं हो पाया और उनको जो है थोड़ा सा रिलीफ तो ज़रूर मिला और थोड़ी ऑक्सीजन भी उनकी स्टेबलाइज हुई। फिर हमने उनको थोड़ा स्टेबलाइज करके और उनको फिर सर्जरी वैट्स के लिए काउंसिल किया। तो पहले तो रिलेटिव भी काफ़ी कंफ्यूज थे और हेजिटेंट भी थे, क्योंकि उनको लगता था कि इतनी सिक कंडीशन में सर्जरी करना और ऐसी कंडीशन में जिसमें ऑलरेडी इतना एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है
उनको भी डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम था, और बाकी जो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट थे और पल्मोलॉजिस्ट थे वो भी काफ़ी एप्रीहेंसिव थे कि क्या वो ऐसी कंडीशन में कोई सर्जरी टॉलरेट कर सकेंगे कि नहीं। लेकिन हमने उनको रीश्योर किया और हमने फिर वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी करके उसमें प्लान किया कि हम उनका जो है लॉकुलेशंस सारी इवैक्यूएट करेंगे, और उसका जो कोलैप्स लंग है और प्लूरल थिकनिंग जो दिख रहा था उसका हम डिकॉर्टिकेशन करेंगे, और अगर कहीं से लीक होगी तो उसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो उसके बाद फिर पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। उसके अलावा उनकी लेफ़्ट साइड में भी लॉकुलेटेड कलेक्शन थी, लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं थी, तो इसलिए हमने फिर प्लान किया कि हम राइट साइड का वैट्स डिकॉर्टिकेशन प्लान करेंगे। तो हमने राइट साइड से उनका जो है यूनिपोर्टल वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी प्लान किया, और उसमें जब हमने वीडियो कैमरा इंसर्ट किया तो हमने देखा कि उसमें काफ़ी फ्लूइड था लॉकुलेटेड, और जिसको लॉकुलाई तोड़ने के बाद 800 ml के करीब निकला, जो ब्लड स्टेन था थोड़ा। और जो बाकी इधर उधर जो था जिलेटिनस उसमें कलेक्शंस भी थे जिनको हमने टोटली इवैक्यूएट किया। तो फिर पाया कि जो अंडरलाइंग लंग था टोटली कोलैप्स था, और उसके ऊपर जो प्लूरल मेम्ब्रेन काफ़ी थिकन था, और विसरल प्लूरा भी थिकन था, और पैराइटल प्लूरा भी थिकन था। फिर हमने उनका डिकॉर्टिकेशन करना शुरू किया, और डिकॉर्टिकेशन करने के बाद धीरे धीरे जैसे करते गए तो उसमें काफ़ी एडिशंस थे जो थोड़े वैस्कुलर भी थे, तो थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रहा था, और साथ में एयर भी उसमें से थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था सरफेस से। तो हमने बहुत केयरफुली फिर वो पूरा डिकॉर्टिकेशन किया, तो वो राइट साइड के तीनों लोब अपर मिडल और लोअर एक्सपैंड हो गए, और उसके बाद फिर वो थोड़ा पैरेन्काइमल एयर लीक था जो लंग एक्सपैंड होने के बाद बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। तो उसके बाद हमने अपाइकल और एक बेसल इंटरकॉस्टल ड्रेन डाल के, और फिर उसके बाद हमने उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया, और उनको कुछ घंटे वेंटिलेट करने के बाद उनको वेंटिलेटर से हटा दिया। और उसके बाद वो जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उनकी बहुत बेसिक सी 6 लीटर के करीब पे मेंटेन कर रहे थे, और उसके बाद वो ग्रेजुअली उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती गई, और नेक्स्ट डे की रिक्वायरमेंट जो थी 3 लीटर पे मेंटेन कर रही थी सैचुरेशन। फिर हमने उनको थोड़ा बेड पे बैठना शुरू किया और थोड़ा वॉक करना शुरू किया, जो कि काफ़ी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट था, बिकॉज पिछले 4 महीने से बिल्कुल बेड रिडन थे और नॉन इन्वेसिव सपोर्ट पे थे, और उनका काफ़ी रिमार्केबल रिकवरी होना शुरू हुआ। पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे था, उसमें भी जो है लंग एक्सपैंड हो गया था, और सिर्फ एपेक्स पे थोड़ा सा लंग जो था वो उसका एक्सपेंशन बाकी था, बाकी पूरा एक्सपैंड हो चुका था लंग। और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। फिर हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया, और उसके बाद वो 1 वीक के बाद जब फॉलोअप में आए तो भी वो अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, रेगुलर वॉक भी कर रहे थे। और उनकी जो हमने प्लूरल थिकनिंग थी जो डिकॉर्टिकेशन के बाद हमने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा था, उसमें भी जो है वो मैलिग्नेंसी का एविडेंस आया, और उसमें जो था डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पोरली डिफरेंशिएटेड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा वर्सेस मेसियोथेलियोमा उन्होंने रिपोर्ट किया। तो मोस्ट लाइकली हम लोग तो कन्विंस थे कि ये मेटास्टेटिक ही है, लेकिन हमने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए भेजा, जिससे वो प्रूव हो गया कि वो मेटास्टेटिक पोरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा ही था। तो उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट को वापस रेफ़र किया, और फिर उन्होंने उनका फर्दर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया, और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर थी, एपेटाइट बेटर हो गई,
और पेशेंट ओरली भी खाने शुरू हो गए। पहले वो राइस ट्यूब फीड पे ही थे और पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बेयर मिनिमम 1 लीटर पे भी 99-100% मेंटेन कर रहे थे और फिज़िकल एक्टिविटी भी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो उससे हमने ये आपके साथ शेयर करने का पर्पज़ ये है कि इस तरह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हम को अपना होप गिव अप नहीं करना चाहिए। और अगर हम जुडिशियसली प्रोसीजर्स जो हैं वो प्लान करें तो उससे हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं और मे बी उनका सर्वाइवल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।